दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। एक वक्त ऐसा था जब पूरी दुनिया ने ईवीएम को अपनाया, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब दुनिया के विकसित देशों ने एक एक करके ईवीएम का बहिष्कार किया, ईवीएम को खारिज करके बैलेट की बहाली कर दी। जब पूरी दुनिया में ईवीएम की शुरुआत हुई, ईवीएम का दौर शुरू हुआ, तो हमारा देश उससे कैसे अछूता रह सकता था। लिहाजा यहां भी ईवीएम की शुरुआत हुई। विकसित देशों ने ईवीएम का बॉयकॉट किया, लेकिन आज भी हमारे देश में धड़ल्ले से ईवीएम का प्रयोग हो रहा है। हालांकि हमारे देश के इलेक्शन कमीशन हमेशा ईवीएम की भूरी भूरी प्रशंसा करते रहते हैं, वहीं विपक्ष लगातार ईवीएम की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहा है। दोस्तों, बिहार चुनाव नतीजे को लेकर हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और इस बार जो खुलासा हुआ है वो यकीनन बहुत सारे सवाल पैदा कर रहा है। सवाल ये भी है कि क्या उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले विपक्ष के नेता सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे? क्या वीवीपैट की पर्चियों का 100% मिलान हो पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर चुनाव आयोग विपक्ष के सवालों का जवाब देने से क्यों कतराता है? दोस्तों, बिहार चुनाव नतीजे को लेकर इस समय एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। बिना देरी किए मैं आपके सामने इन जादुई आंकड़ों को रखना चाहता हूं। इन आंकड़ों को जरा गौर से, इत्मीनान से, ठंडे दिमाग से देखिए। ये कहा जा रहा है कि विपक्ष कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन का ये 100 का खेल है। इसमें आप देखिए कई नेताओं के नाम हैं और ये वो नेता हैं जो एनडीए के नेता हैं, जो एनडीए से, बीजेपी से चुनाव जीते हैं। यहां देखिए तारकेश्वर प्रसाद, संजय कुमार पांडे, संजय कुमार, रोहित पांडे, सुरेंद्र मेहता, रंजन कुमार, जिवेश कुमार, रोहेल रंजन। तो इन लोगों को कहा जा रहा है कि सेम वोट मिला है। सेम वोट यानी हर जीते हुए नेता को जो वोट मिला है वो 100 समथिंग करके यहां पर लाल घेरे में लिखा हुआ है। दोस्तों, आप यहां देख सकते हैं, जैसे तारकेश्वर प्रसाद को 1,02,55, संजय कुमार को 1,44,00 और दूसरे संजय कुमार को 1,04,85। अगर मैं ऐसे पढ़ के बताऊं कि 1,00,7,7,0, 1,00,3,4,3, 1,00,4,7,7, इस तरीके के आंकड़े दिए गए हैं और विपक्ष ने इन आंकड़ों को जारी करते हुए साफ तौर से इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर, ज्ञानेश कुमार की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हुए कह दिया है कि ये ज्ञानादेश है या फिर जनादेश, ये संयोग है या प्रयोग। दोस्तों, यही नहीं, इससे पहले 122 वाला आंकड़ा भी वायरल हो चुका है। ये देखिए 122 वाला आंकड़ा, यहां सभी को 122 करके जो वोट मिला है, यहां पर आप देख सकते हैं। इसमें बड़े बड़े नेता शामिल हैं, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, नीरज कुमार सिंह, कृष्ण कुमार ऋषि। तो विपक्ष ने यहां पर इसलिए सवाल खड़े किए हैं क्योंकि इन नेताओं को जो वोट मिले हैं वो सेम टू सेम है। कहा जा रहा है कि ईवीएम में सेटिंग करके इन नेताओं को जिताया गया है। इससे पहले आपको याद दिला दें, आरजेडी के एक नेता हैं जगदानंद, उन्होंने कहा कि हर ईवीएम में, उनका आरोप है कि हर ईवीएम में 25-25 हजार वोट पहले से ही मौजूद थे। कहां पर? हर ईवीएम मतलब कहां पर? इनका कहना है कि जहां पर बीजेपी या एनडीए के उम्मीदवार हार रहे थे, जो ईवीएम मतगणना केंद्र पर पहुंचाई गई थी, उस ईवीएम में पहले से ही 25,000 वोट मौजूद थे। दोस्तों, आजाद भारत के इतिहास में ये अभी तक का सबसे संगीन, सबसे गंभीर इल्जाम है। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को इनके सवाल का जवाब तो देना ही चाहिए। और ये जो आंकड़े आए हैं, ये संयोग से आए हैं या कोई प्रयोग किया गया है, इसको लेकर भी चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। इस बीच विपक्ष के नेता ने साफ तौर से कह दिया है कि पूरे हिंदुस्तान को ईवीएम पर शक है। हम चुनाव आयोग के पास गए लेकिन वो मिलने को, सुनने को तैयार नहीं है। वहीं जब विपक्ष ईवीएम पर सवाल खड़े करता है तो फिर चुनाव आयोग भी इसके जवाब में दो टूक कहता है कि ईवीएम एकदम सुरक्षित है, हमें ईवीएम पर पूरा विश्वास है।
तो ये दोस्तों हमारे देश का चुनाव आयोग है। विपक्ष एक तरफ चिल्ला रहा है, दूसरी तरफ चुनाव आयोग ईवीएम का गुणगान कर रहा है। ईवीएम पर अटूट आस्था व्यक्त कर दी है ज्ञानेश कुमार ने और साफ तौर से कह दिया है कि ईवीएम एकदम सुरक्षित है, इस पर सवाल खड़े करने वाले ही गलत हैं। और ये जो आंकड़े जारी हो रहे हैं उन आंकड़ों का कोई मतलब नहीं है। जब विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव के नतीजे जारी होते हैं तो कुछ जीते हुए उम्मीदवारों को मिले हुए वोट इस तरीके से हो सकते हैं। ये दो टूक शब्दों में चुनाव आयोग ने विपक्ष को जवाब दे दिया है। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण सवाल है, जब चुनाव आयोग बार बार ये कहता है कि ईवीएम सुरक्षित है, उसे ईवीएम पर भरोसा है, तो फिर विपक्ष आगे करेगा क्या? क्या सिर्फ आरोप लगाएगा और फिर चुनाव लड़ेगा? यही तो काम रह गए हैं विपक्ष के। जब किसी पर आप आरोप लगाते हैं और उस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, जैसा कि पूरा विपक्ष कह रहा है ईवीएम पारदर्शी नहीं है, उसके लिए आवाज बुलंद करेंगे, फिर एक चुनाव भी लड़ेंगे, फिर ये दोहरा रवैया नहीं तो क्या है? इसको लेकर क्या विपक्ष के नेताओं को गोलबंद होने की जरूरत नहीं है? और जिस तरीके से विपक्ष के नेता अलग अलग आवाज बुलंद करते हैं, क्या इससे चुनाव आयोग इनकी बात मान लेगा? नहीं मानेगा। तो कहा जा रहा है कि अब विपक्ष को एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, खासतौर से ईवीएम मंच बनाना पड़ेगा और इसको लेकर एक सुर में एक नए सिरे से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब जाकर विपक्ष के सारे सवालों का जवाब मिल पाएगा। दोस्तों, ईवीएम हटाना तो दूर, वीवीपैट की 100% पर्चियों का भी मिलान भी नहीं हो पा रहा है। जब आप वोट डालने जाते हैं तो जो वीवीपैट की पर्ची होती है वो आपके हाथ में नहीं आती, उसको लेकर भी संघर्ष किया जा रहा है। अभी विपक्ष की लड़ाई इसको लेकर भी जारी है। ईवीएम बैन होना, ईवीएम खत्म करने की बात तो दूर, अभी आपके हाथ में वीवीपैट की पर्ची भी नहीं आ रही है। तो विपक्ष के ऊपर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं, ना सिर्फ ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर, अब विपक्ष पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या विपक्ष उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ईवीएम को लेकर सड़क पर कोई आंदोलन करेगा? दोस्तों, ये अभी का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि महाराष्ट्र में हारे, ईवीएम पर दोष दिया, हरियाणा में हारे तो ईवीएम पर दोष दिया, और बिहार में हारे तो फिर ईवीएम सवालों के घेरे में। तो विपक्ष किस बात का इंतजार कर रहा है? क्या वो बंगाल चुनाव का इंतजार कर रहा है या फिर उत्तर प्रदेश चुनाव का इंतजार कर रहा है? और याद रखिए, उत्तर प्रदेश चुनाव सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत बड़े स्केल पर लड़ा जाएगा और पूरे देश की निगाहें उत्तर प्रदेश पर रहेंगी, क्योंकि कहा जा रहा है जिसका यूपी हुआ उसी की दिल्ली हुई, और इस बार लड़ाई बहुत कठिन होने जा रही है उत्तर प्रदेश की। लेकिन अगर विपक्ष इस भरोसे बैठा है कि चुनाव आयोग ईवीएम को लेकर कोई हल निकालेगा, तो ये उसकी गलतफहमी है। चुनाव आयोग बिल्कुल ईवीएम को लेकर कुछ भी नहीं करने वाला, जो कुछ करना है वो विपक्ष को ही करना है। तो क्या उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले सड़क पर उतरेगा विपक्ष? ये दोस्तों अभी का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि बिहार में तो सरकार बन गई। आप कितना भी आंकड़े दीजिए, कितना भी कूदिए फांदिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। बिहार में सरकार बन गई, जिसकी सरकार बननी थी वो बन गई, वो शपथ भी लेने जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में नतीजे ना खराब हो, बंगाल में नतीजे ना खराब हो, इसके लिए विपक्ष को कुछ तो करना पड़ेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है ईवीएम को लेकर विपक्ष को क्या करना चाहिए? आप लोगों को कितना विश्वास है? प्रतिक्रिया जरूर दें और साथ में यह भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।